नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पूरे तथ्य, तर्क और प्रमाणों के साथ मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि क्यों, कैसे और कब से नाथूराम गोडसे जी जनमानस के लोकप्रिय हीरो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद ही 2014 से राष्ट्रवाद अचानक उफान मारने लगा और नाथूराम गोडसे लोकप्रिय हो गए। और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के कारण या आरएसएस के कारण नाथूराम गोडसे जनमानस के लोकप्रिय नेता बने। आइए बिना समय गंवाए अब आपके सामने तथ्य, तर्क और प्रमाणों के साथ मैं बताने जा रहा हूं कि नाथूराम गोडसे क्यों, कैसे और कब जनमानस के लोकप्रिय नेता बने। इन तथ्यों के लिए मैं कुछ रेफरेंस लूंगा, कुछ किताबों का। उस दौर में जब बीजेपी नहीं थी, उस दौर में जब बजरंग दल नहीं थी, उस दौर में जब विश्व हिंदू परिषद नहीं थी। और हाँ, आरएसएस की स्थापना जरूर 1924 में हो गई थी, लेकिन जब महात्मा गांधी की हत्या की जाती है या यूं कहें वध की जाती है, तब आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया जाता है और उस समय आरएसएस सक्रिय भी नहीं रह पाता है। मैं जो रेफरेंस लेने जा रहा हूं किताबों का, वह है इंडिया विंस फ्रीडम, आज़ादी की कहानी, जो कि एक कांग्रेसी नेता, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। दूसरा रेफरेंस मैं लूंगा द मर्डर ऑफ महात्मा। ये किताब लिखने वाले कोई और नहीं, स्वयं नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाने वाले जज जीडी खोसला जी हैं। उन्हीं की लिखी हुई किताब है द मर्डर ऑफ महात्मा। तीसरा रेफरेंस मैं लूंगा द लाइफ एंड डेथ ऑफ महात्मा। आइए मैं एक एक तथ्य आपके सामने रखता हूं। इंडिया विंस फ्रीडम, पेज नंबर 218, जो कि अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री जो हैं, प्रथम शिक्षा मंत्री भारत के, उनके द्वारा लिखी गई। पेज नंबर 218 में वह लिखते हैं कि शिमला में बड़े परिवारों की कुछ महिलाओं ने गोडसे के लिए स्वेटर बुनकर भेजा जब उनका ट्रायल चल रहा था शिमला में। गोडसे की रिहाई के लिए आंदोलन भी चलाया गया। चूंकि गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखने वाले थे, इसलिए उनके हत्यारे को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। ये तर्क गोडसे के समर्थन में निकालने वाले जो जुलूस थे उनका कहना था। और नेहरू को कुछ पत्र भी भेजा गया। गोडसे को फांसी देना गांधी के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। ये सारे सब पेज नंबर 218 इंडिया विंस फ्रीडम में है। फिर आगे मौलाना कलाम जो लिखते हैं कि लेकिन अदालत ने गोडसे की सजा बरकरार रखी। अब आप गौर कीजिए कि उस वक्त न विश्व हिंदू परिषद थी, न बजरंग दल थे, न इन लोगों का कोई नामो निशान नहीं था। यहां तक कि बीजेपी का भी, उसमें तो बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो वो कौन लोग थे जो गोडसे के समर्थन में जुलूसे निकाल रहे थे, नेहरू को पत्र लिख रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां तक आरएसएस की बात है, वह प्रतिबंध के कारण, प्रतिबंध के वजहों से वह सक्रिय नहीं था उस दौर में। तो फिर सवाल उठता है कि गोडसे के समर्थन में वो कौन थे जो रैली निकाल रहे थे, नेहरू सरकार को पत्र लिख रहे थे। तो मैं आपको बताऊं कि उस वक्त के बड़े बड़े कारोबारी, पत्रकार, टॉप क्लास के जो ऑफिसर हैं, आईसीएस हैं, उनके परिवार शिमला में रहते थे। ये सारे लोग कोर्ट में हियरिंग के दौरान मौजूद थे और ये सब
मेरे और आपके नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं बनावटी बोल रहा हूं, ये बकायदा एक कांग्रेसी लिख रहा है। तो यह आज के तारीख में जो कांग्रेसी हैं उनको बताना चाहिए कि आखिर सत्य क्या है। जब एक कांग्रेसी नेता इस तथ्य को लिखते हैं तो इस पर भी विचार किए जाने चाहिए। अब आइए दूसरे तथ्य पे बात करते हैं। द मर्डर ऑफ महात्मा, जो कि जीडी घोषला इसके राइटर हैं। और जीडी खोसला ये वही हैं जिन्होंने गोडसे को फांसी की सजा सुनाई थी। वो पेज नंबर 47 में लिखते हैं अपने किताब में कि गोडसे की दलील सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद लोग स्तब्ध और विचलित थे। जब उसने बोला, यानी कि गोडसे ने बोलना बंद किया, तो एक गहरा सन्नाटा था। महिलाओं की आंखों में आंसू थे और पुरुष भी सुबकते हुए बिलखते हुए अपने रुमाल ढूंढ रहे थे। मुझे कोई संदेह नहीं कि यदि उस दिन अदालत में उपस्थित लोगों को ज्यूरी बनाई जाती और उनसे गोडसे पर फैसला देने को कहा जाता, तो भारी बहुमत से गोडसे को बाइज्जत बरी करने का फैसला ये आम जनता सुनाती। ये शब्द उस जज के हैं जिन्होंने फांसी की सजा सुनाई थी। यह कोई और नहीं बल्कि फांसी की सजा सुनाने वाले जज गोडसे को ये जीडी खोसला जी। और मैं आप अपने देखने वालों को मैं बता दूं कि नेहरू को इतनी जल्दी थी गोडसे को फांसी देने के लिए कि आप जरा गौर कीजिए कि हमारा देश कागजी तौर पे कहीं मान लीजिए या तथाकथित भी कह लीजिए कि भारत को आज़ादी मिली। हालांकि एक्चुअल में जो आज़ादी दिलाने वाले थे वो पहले ही दिला चुके थे, सुभाष चंद्र बोस। हालांकि यह मुद्दा फिर एक अलग हो जाएगा। अभी फिलहाल मान लीजिए कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन भारत का अपना कानून कब लागू कर पाया? 1950, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले ही गोडसे को फांसी दी जाती है। मतलब कि गोडसे को फांसी आज़ादी से पहले बनाए हुए कानून जो अंग्रेजों के थे, उन अंग्रेजों के कानून के अनुसार गोडसे को फांसी की सजा दी गई। नेहरू इंतजार नहीं कर सकते थे कि हाँ अपना कानून लागू हो और अपने कानून के तहत गोडसे को फांसी की सजा दी जाए। यह भी विचारणीय है। सभी सनातनियों राष्ट्रवादियों को इस पर विचार करने पड़ेंगे और इसका जवाब सभी कांग्रेसियों को देने होंगे। जहां तक नाथूराम गोडसे की लोकप्रियता का जो विषय है, तो ऐसा नहीं है कि नेहरू गोडसे की लोकप्रियता से अनजान थे। वह बिल्कुल डरे हुए थे और भयभीत थे। आइए इसका भी मैं आपको प्रमाण देता हूं। जब गोडसे को अंबाला जेल में फांसी दी गई तो शव को उसके परिवार तक को नहीं सौंपा गया था। यहां तक कि गोडसे का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही करवा दिया गया। और तो और इसके बावजूद नेहरू सरकार गोडसे से इतनी डरी हुई थी, इतना ज्यादा भयभीत थी कि चिता की राख पर हल चलवा दिया ताकि जली हुई चिता के निशान भी मिट जाएं। कहीं डर था कि कहीं कुछ स्मारक जैसा कुछ बन न जाए और ये नासूर न हो जाए इस नेहरू सरकार के लिए। सिर्फ शव और चिता का ही बात नहीं है। नेहरू सरकार भयभीत थी। चिताओं से जो अस्थियां निकली, जो अस्थियां थी, जो राख थे, उससे भी खौफ खाई हुई यह सरकार थी। और उस अस्थियों को अंबाला के घग्गर नदी में गुपचुप तरीके से फेंकवा दिया जाता है। और ये बातें मेरी नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, ये बताई हुई बातें नहीं हैं। यह बात द लाइफ एंड डेथ, जो कि यह किताब प्रकाशित हुई थी 1969 में, द लाइफ एंड डेथ ऑफ
महात्मा रॉबर्ट के द्वारा लिखी हुई है। पेज नंबर 646 में दर्ज है यह बात। अब यह सवाल उठता है कि यदि अस्थियों को घग्गर नदी में बहा दिया गया तो फिर गोडसे की आज की तारीख में पुणे के उनके आवास पर, घर पर अस्थियां कहां से आ गई? तो मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि दरअसल गुपचुप तरीके से फेंके जाने की जो खबर है, अंबाला के एक स्थानीय पत्रकार इंद्रेन शर्मा को लग जाती है। और इंद्रेन शर्मा उस वक्त द ट्रिब्यून में काम करते थे। इसके साथ ही साथ हिंदू महासभा में एक सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। तो वो सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते अपने साथियों के साथ इंद्रेश शर्मा जी अपने साथियों से मिलकर के घग्गर नदी में अस्थियों को बरामद करते हैं। वो बरामद इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि नदी में पानी कम होने की वजह से बहाव तेज नहीं था और उस जो कलश था वो अपने हाथों में उसको ले सके, अस्थियों को वो छान सके जो राख थी। गोडसे को फांसी आज़ाद भारत में भारतीय कानून के अनुसार नहीं बल्कि आज़ादी के पहले बने अंग्रेज़ों के कानून के मुताबिक दी गई। तो यह सब बातें हमें विचार करनी पड़ेंगी कि किस तरह से राष्ट्रवादियों, सनातनियों को दबाने का कार्य, कुचलने का कार्य, दमन करने का कार्य ये आज से नहीं है, आज़ादी से पहले ही चला आ रहा है और आज़ादी के बाद नेहरू सरकार के द्वारा भी चला आ रहा है। तो यह हमें विचार करनी पड़ेगी। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं कि अब आप ये समझ सके होंगे कि कैसे, क्यों और कब नाथूराम गोडसे एक जनमानस लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरे थे। ये आज नहीं, वह 1948 से ही थे। इसके अलावा आपने यह भी जाना इस विश्लेषण में कि नेहरू सरकार कैसे नाथूराम गोडसे के शव ही नहीं, उनके चिताओं से निकले राख से भी वह भयभीत थे और यही कारण था कि नेहरू सरकार ने गोडसे के शव को उनके परिवार तक को नहीं सौंपा और उनको फांसी जेल के अंदर ही दी गई। उनका अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया गया और गुपचुप तरीके से शव को जलाने का कार्य किया गया और जो अस्थियां थी उसको अंबाला के घग्गर नदी में बहाया गया। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।